Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube channel गुप्तास क्लासेस। और कल हमने यहाँ पे एक चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज़ का, और हमने उसका कुछ पोर्शन कल कवर कर लिया था, कुछ पोर्शन आज हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर है आपका बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसके रिगार्डिंग पास्ट में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। लाइक आपके पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं केवीएस में, एनवीएस में, और ईएमआरएस के पेपर में भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसको हमने कवर कर लिया था कल, और जो टोटली हम चल रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहे हैं। एनसीईआरटी ही एक इकलौता बेस है जिसके बेसिस पे काफ़ी सारे पेपर तैयार होते हैं। लाइक ठीक है, चलिए तो वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ पे डिफरेंस देख लिया था बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो कंपैरिजन था वो देख लिया था। आज स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेनली क्लासिफाइड किया गया इंडस्ट्री और कॉमर्स में, ठीक है। और कॉमर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, कॉमर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो जी हम फर्दर आगे देखेंगे, जैसे जैसे वीडियो नहीं आगे बढ़ेगा तो कॉमर्स का भी बाइफर्केशन या कॉमर्स का भी क्लासिफिकेशन देख लेंगे ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और कॉमर्स फर्दर क्लासिफाइड है आपका ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री जैसे नाम से ही स्पष्ट रूप से आपको समझ में आता है इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकर अकर फॉर एन इकोनॉमिक मोटिव। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे आप क्या देखोगे, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज़ का, गुड्स का और सर्विसेज का। और जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिव होता है। एंड व्हाट इज दैट इकोनॉमिक मोटिव? इकोनॉमिक मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, इकोनॉमिक मोटिव इज़ टू अर्न लिवलीहुड। ये हमारे क्या है? इकोनॉमिक मोटिव है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। और इंडस्ट्रीज़ को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज में। और टर्शरी इंडस्ट्री का हमारा दूसरा नाम होता है सर्विस इंडस्ट्री, या फिर सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है टर्शरी को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है इसको हम क्या बोले, मुख्य इंडस्ट्री। मुख्यतः ये इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से। तो जो भी हम अपना जो भी इस इंडस्ट्री में हम जो भी अपना रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किससे करते हैं? वो कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या आ गया, जैसे फार्मिंग एक्टिविटीज़ आ गई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, ठीक है। और क्या आ गया, ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, ये नेचुरली हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, क्योंकि पहले के एग्ज़ाम में इस तरीके का क्लासिफिकेशन पूछा जा चुका है। मतलब लाइक उन्होंने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, उसमें उन्होंने एग्जांपल दे दी हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड some basic raw materials that are mostly products of the natural environment। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमने देखा कि हम क्या ले रहे हैं, हम बेसिक रॉ मटेरियल ले रहे हैं जो कि क्या है, जो कि एक नेचर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख के क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे फार्मिंग, माइनिंग ऑफ आयरन, ठीक है, माइनिंग ऑफ कोल, ये सब चीज़ें आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएंगी। एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्ट करना, किसी को निकालना, है ना। तो एनवायरनमेंट से हम जो भी चीज़ निकालेंगे वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगे। दूसरा है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में आप जब देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा
ब्रीडिंग होती हुई मतलब एक के दो होते हुए ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन होता हुआ, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, एक से दो बनाएंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, रिप्रोड्यूस करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, दिस इंडस्ट्री डू ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या होगा, ब्रीडिंग होगी प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर देयर यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका है ना सेकेंड इंडस्ट्री, जो दूसरा क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का, वो क्या है, सेकेंड इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री हमने कवर कर लिया है। नाउ सेकेंड इंडस्ट्री में क्या है, सेकेंड इंडस्ट्री में क्या होगा, हमने जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था प्राइमरी इंडस्ट्री में, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को अब कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में सेकेंड इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री अब क्या करेंगी, वो जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो एक्सट्रैक्ट किया था उसको लेंगी और फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट कर देंगी। तो इस सेकेंड इंडस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, रॉ मटेरियल लिया जाता है और फिनिश गुड्स में कंजम्पशन के लिए उसको बना दिया जाता है। ठीक है, ओके, चलें। तो दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द further processing of material extracted at the primary sector so as to convert them into a finished product। जो मैंने कहा वैसे ही है, प्राइमरी सेक्टर से जो भी मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था उसको हमने क्या बना दिया, हमने फिनिश गुड्स में बदल दिया। ठीक है, माइनिंग ऑफ आयरन और, यहाँ पे ये एग्जांपल गलत लिखा है, इसको काट देंगे और इसकी जगह लिखेंगे हम, इसकी जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे manufacturing of steel। as you all know, steel is an alloy and it is made two from two elements like iron, और शायद आयरन और कॉपर से मिलकर स्टील बनता है ना, क्योंकि एकदम से एग्जैक्ट याद नहीं है, बट स्टील एक एलॉय है और जो दो धातुओं से मिलकर बनता है। तो स्टील क्या है, स्टील का जो निर्माण होगा वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में नहीं होगा, वो निर्माण आपका होगा, वो होगा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, ठीक है, ओके। आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो है ना, माइनिंग को, वो सॉरी आयरन की माइनिंग कर रहे हो, वो तो आपका क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। बट यदि आप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाए, जस्ट बिकॉज कि आपको स्टील बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है आयरन, उसको आपको लेना पड़ रहा है। दैट्स वाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री वाइल माइनिंग ऑफ आयरन इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। इतना आपको समझ में आ गया हो। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो गलत लिखी हुई हैं, मतलब ये एग्जांपल यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, और भी अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक मैंने वीट लिया, वीट एज ए रॉ मटेरियल मैंने कहाँ से उठाया, प्राइमरी इंडस्ट्री से। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने क्या बना दी, ब्रेड बना दी, टोस्ट बना दिए, ठीक है ना, टोस्ट बना दिए, ब्रेड बना दी या कुछ और बना दिया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा मैंने क्या लिया, मैंने शुगर केन लिया, सॉरी मैंने क्या लिया, मैंने लिया आपका लॉग लिया, लॉग इन द सेंस वुड लिया, और वुड को मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंड इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे रॉ मटेरियल और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, लेदर लिया, लेदर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, जस्ट बिकॉज कि हम जो लेदर ऑब्टेन करते हैं वो करते हैं फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल की स्किन से ही तो ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, जस्ट बिकॉज कि हम भाई एनिमल को खुद से, हम तो रिप्रोड्यूस, मैन तो अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर नहीं सकता एनिमल को। एनिमल क्या है, एनिमल इज़ अ क्रिएचर ऑफ गॉड, है ना, जस्ट लाइक वी आर ऑल्सो अ क्रिएचर ऑफ गॉड, है ना। तो ये नेचर की चीज़ें, तो हमने नेचर में क्या मिला, हमने लेदर लिया फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, एंड फर्दर हमने इसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में इसको दे दिया, और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या कर दिया, लेदर से कन्वर्ट करके शूज़ बना दिए। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ओके,
नाउ आगे चलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होता हुआ दिखेगा आपको। ओके, चलिए देखते हैं। इंडस्ट्री एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिएटिंग यूटिलिटीज़। ठीक है, इस इंडस्ट्री में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर करके हम क्या बना रहे हैं, गुड्स को बना रहे हैं, हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, और जो गुड्स हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब उसकी वो कहीं ना कहीं वो जो गुड्स तैयार हो रहा है उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है लोगों के लिए। ठीक है, और हम उसके बाद यूटिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इंडस्ट्रीज है मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड इज सिंथेटिकल, थर्ड इज प्रोसेसिंग एंड फोर्थ इज असेंबली इंडस्ट्री। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एनालिटिकल इंडस्ट्री, दीज आर इंडस्ट्री। उसमें क्या होगा कि एक कोई प्रोडक्ट होगा और उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे अलग अलग एलिमेंट में। ठीक है, और वो एलिमेंट हमारे कहीं ना कहीं अलग से फिर हमारी वो यूटिलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, पहले समझा देता हूँ। लाइक कि हमने क्या लिया, हमने लिया क्रूड ऑयल। यू नो व्हाट इज़ क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल इज कच्चा तेल। ठीक, तो कच्चा तेल लिया, हमारा एक प्रोडक्ट था। ठीक, और इसे लेके हमने इसे तोड़ तोड़ के इसे सेपरेट करके बाइफरकेट कर करके हमने क्या बना दी, अलग अलग मटेरियल प्रिपेयर कर दिया, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर दिया। कैसे, अब बताता हूँ। जस्ट लाइक वी ऑल नो कि क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? गल्फ़ कंट्री से क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं। ओके, और फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। और जब ये आ जाता है यहाँ पे तो हम इसको कहाँ लेके जाते हैं, हम रिफाइनरी में लेके जाते हैं। और रिफाइनरी में हम क्या करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं इस ऑयल को। और रिफ़ाइन करने के बाद हमको क्या मिलते हैं, इससे कुछ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। इसी क्रूड ऑयल से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो सेपरेट होके बाइफरकेट होके मिलते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या मिलता है, और भाई साहब पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, वैक्स मिलता है ना, और भी गैसेस वगैरह मिलती हैं, है ना, प्रोपेन वगैरह, ऐसी बहुत सारी मतलब और भी चीज़ें मिलती हैं, और वेस्टेज और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसका वेस्टेज भी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम आ जाती है। तो ये जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके की इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया, एनालिटिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया, जिसमें हम एक किसी चीज़ को लेकर उसको बाइफरकेट कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और उससे सेपरेट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री कैसी होगी, एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ेंगे। दिस इंडस्ट्री सेपरेट एंड बाइफरकेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द बेसिक मटेरियल। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर देंगी, ये बाइफरकेट कर देंगी बेसिक मटेरियल को अलग अलग एलिमेंट्स में या अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट में सेपरेट कर देंगी। सो एज टू प्रोड्यूस वेरियस बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम एलिमेंट, ताकि एक ही एलिमेंट से, ये याद रखना चाहिए कि एक ही एलिमेंट को तोड़ तोड़ के आपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा ऑल आर मेड फ्रॉम वन बेसिक मटेरियल दैट इज क्रूड ऑयल। जैसे क्रूड ऑयल से हम क्या बना रहे हैं, पेट्रोल डीजल, ये हम निकाल रहे हैं दैट। तो ये किस एग्जांपल हो गए, ये एग्जांपल हो गया आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री का। ओके, ये समझ में आ गया। सिंथेटिकल में क्या बने, कुछ चीज़ को सिंथेसाइज करेंगे। देखिए जैसे सिंथेटिकल कैसे बने, सिंथेटिकल बना आपका शब्द से सिंथेसाइज, सिंथेसाइज से। तो सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना या निर्माण करना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ जो है एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, और ये सब मिलते एक अलग प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस तरीके के कैसे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मतलब और एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जो प्रिपेयर होगा वो इस तरीके से मिक्स वेल हो जाएगा, मिक्स वेल हो जाएगा कि आप उसको मतलब क्या है, उस प्रोडक्ट को इन प्रोडक्ट से मिलके ये बना
तो इससे अब वापस आप इन प्रोडक्ट में उसको क्या इन प्रोडक्टों को ऑब्टेन नहीं कर सकते। लाइक कि रॉ मटेरियल से अगर फिनिश गुड बन गया तो फिनिश गुड से आप रॉ मटेरियल को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ना ही आप पता लगा सकते कि रॉ मटेरियल इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है। लाइक कि वो उस तरीके से मिक्स हो जाएगा पहले, ठीक है। सो इसके एग्जांपल है आपका सीमेंट इंडस्ट्री। तो आपको पता है सीमेंट इंडस्ट्री में जो सीमेंट बनता है बहुत सारे केमिकल्स वगैरह से मिलके बनता है ना। अब वो केमिकल्स वगैरह से मिलके बन रहा है, चीज़ें मिल रही है, वो मिक्स वेल हो रहा है, पूरा बन रहा है ना। तो क्या आप सीमेंट में से कहीं अलग अलग सेपरेट कर सकते हो कि जिस जिस चीज़ों से मिलके बना हो? नहीं कर सकते। वो इस तरीके से मिलके बन जाता है कि आप उसके जो रॉ मटेरियल है उसका प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, दिमाग में। दिस इंडस्ट्री ब्रिंग टुगेदर मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट। इस इंडस्ट्री में क्या होगा, मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स को लेके आया जाएगा, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, और कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना देंगे। और ये हमेशा याद रखना, सिंथेटिकल में एक न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा, अलग अलग वेराइड सोर्सेज से हम जो भी मटेरियल लेंगे उसको मिला के एक न्यू प्रोडक्ट बना देंगे। इसका एग्जांपल है आपका सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में आप पता नहीं लगा सकते लाइक कि जी किस किस केमिकल से क्या मिलके बना, वो इस तरीके से मिक्स वेल हो जाएगा। नेक्स्ट भी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ कि रॉ मटेरियल 1 से 2, 2 से 3 ऐसी काफ़ी यूनिट से होकर निकलेगा और काफ़ी प्रोसेस में फिनिश गुड्स तैयार होगा, ठीक है। These industry involve in the extraction and processing of resources and raw material। इसमें क्या होगा कि हम जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल है या रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक। प्रोसेस करके हम कुछ सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे, है ना, बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो शुगर है, शुगर केन से शुगर बना रहे हैं हम, वो एक प्रोसेस में तैयार नहीं हुई है लाइक के डायरेक्ट वो बनाए, उसमें काफ़ी नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही पेपर में, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमने रॉ मटेरियल क्या लिया, कॉटन लिया, कॉटन से फिर हम कॉटन से कॉटन यान बनाने तक का प्रोसेस, जहाँ वो होते हैं ना आपके क्या कहते हैं, वो कपड़े की थान जो होते हैं सॉरी, तो उसको बनाने में क्या होती है, बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री हो गया हमारा। अगला है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री और सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगी। तो आपको ये याद रखना है कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप पहचान नहीं सकते कि रॉ मटेरियल कौन सा है, क्या लगा हुआ है, ना उनको आप बाइफरकेट कर सकते वापस से। बट वहीं असेंबलिंग इंडस्ट्री में आप क्या करोगे, आप वेराइट सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से कंपोनेंट्स लाओगे और उनको ला के मिला दोगे। बट कहीं ना कहीं आप उनको अलग कर सकते हो और अलग कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई जे मटेरियल से, जे प्रोडक्ट से आपका जो है फिनिश गुड तैयार हुआ है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल दूं तो हमारा हो गया कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो असेंबलिंग दिस इंडस्ट्री ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरियस फर्म। अलग अलग फर्म से हम अलग अलग कंपोनेंट लाते हैं और उनको जोड़ते एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट में आपको सामने से विजिबल है चीज़ें, जैसे कार में आपको स्टीयरिंग विजिबल है, टायर विजिबल है, प्लास्टिक विजिबल है, हेडलैम्प विजिबल है, बहुत सारी जो भी चीज़ें उनको मिला के जोड़ के हमने क्या किया है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया। ओके, different components of various industry are brought together to assemble them and convert into a television, computer or etc. ठीक है। तो ये हमारी हो गई आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ ली। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ 4 टाइप्स, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, ठीक है, प्रोसेसिंग और असेंबली। ओके, चलें नेक्स्ट भी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक। आपको एग्जांपल में ही वो बेवकूफ़ बनाएगा,
जो एग्जामिनर होगा एग्जाम्पल में ही बेवकूफ़ बनाएगा, उसमें आपको लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और कहीं ना कहीं वो सीमेंट का उसमें ऑप्शन डाल देगा। तो सीमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे लाइक जो भी कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, हाउस हो गया, ठीक है, ब्रिजेस हो गए, फ्लाई ओवर हो गए, पुल्स हो गए, दीज ऑल आर कंस्ट्रक्शन। जो हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी देखने को मिल रहा है वो किसका पार्ट होगा, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट होगा, ठीक है। दीज इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड इट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिव वर्क सच एज बिल्डिंग डैम, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वी हैव टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क विदाउट एनी इंटरेस्ट। और सर्विस इंडस्ट्री का काम क्या है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या देती हैं, ये सर्विस देती हैं। सर्विस किसको देंगी भाई, बाकी की जो इंडस्ट्री है उनको देंगी। बाकी की इंडस्ट्री कौन सी है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। भाई प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या था, रॉ मटेरियल को उठा के लेके आना नेचर से, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने कर दिया। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या था कि उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार कर देना, वो काम सेकेंडरी इंडस्ट्री ने कर दिया। बट जब फिनिश गुड बना के थोड़ी ना रख दी जाएगी इंडस्ट्री वाले उसको क्या करेंगे, जब तक उसको कोई कंज्यूम नहीं करेगा तो वो बेकार है इंडस्ट्री में बना के रखना फिनिश गुड्स को। तो फिनिश गुड जो भी इंडस्ट्री से जो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, जिस भी रास्ते से पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो रास्ते में जो भी रुकावट आ रही है उन रुकावटों को दूर करने के लिए हमारी कौन सी इंडस्ट्री सहायता करती है, टर्शरी इंडस्ट्री सहायता करती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ताकि सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क विदाउट एनी इंटरेस्ट। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, उनके बीच उनको जो रुकावटें आ रही हैं उनके लिए ये मददगार साबित रहे, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, बैंकिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने जब क्लासिफिकेशन किया था हमने बिजनेस एक्टिविटी का, तो हमने क्या करा था, बिजनेस की एक्टिविटी को हमने क्लासीफाई किया था इंडस्ट्री और कॉमर्स में, है ना। और मैंने कही थी कि फर्दर आपको देखने को मिलेगा कॉमर्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो आइए हम देखते हैं। कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी जो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जो भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। लाइक कि इंडस्ट्री ने जब वो बना के रख दिया प्रोडक्ट, तो वो कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचेगा, तो वो जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ की होती है। और सर्विस इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है, कहने को जो इंडस्ट्री है अलग है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में कंक्लूड हो रही है, पर ये जो सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं पूरा कॉमर्स का पार्ट प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है, ठीक है। इट इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज एक्सेस in the removal of hindrance of people, place, time, finance, risk, information faced during the exchange of goods and services। यानी कि मतलब है इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ जुड़ी रहेंगी जो कहीं ना कहीं जो रुकावट को दूर करने में काम आएगी। ये कहीं ना कहीं जो कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस लिए हेल्पफुल रहेंगी, वो हेल्पफुल रहेंगी कि जो भी रुकावट आ रही हैं किस कारणों से, किसी पीपल की वजह से, प्लेस की वजह से कुछ रुकावटें आ रही हैं, टाइम की वजह से आ रही हैं, ठीक है, फाइनेंस, रिस्क, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमारे जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, अब भाई मैं यहाँ पे आगरा में बैठा हुआ हूँ या मथुरा में बैठा हुआ हूँ और मेरे को सर्विसेज चाहिए दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से मतलब मेरे को कोई मशीन मंगानी है ना, तो वो मशीन मंगानी है, वो सिर्फ दिल्ली ही मिलती है, प्रगति मैदान में मिलती है सपोज करो, ठीक है। तो मेरे को वहाँ से मंगानी है, अब क्या करूँगा, तो वो हिंड्रेंस कैसे दूर होगी, वो हिंड्रेंस को दूर करेंगे। अब वो मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, तो वो गुड्स मुझे चाहिए, तो गुड्स को के एक्सचेंज में, है ना, गुड्स का आदान प्रदान, एक्सचेंज इजीली हो जाए, इसलिए ये कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से रोल प्ले करती हैं। और एग्जांपल आगे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चल ट्रेड, अगला तो
जो कॉमर्स डिवाइडेड है वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ट्रेड का क्या मतलब, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड का मतलब सिंपली क्या है, हम कहते हैं हम ट्रेडिंग में मेरा जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग का बिजनेस है। देखिए बिजनेस दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपका कि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिर बेच रहे हैं, है ना, तो वो कैसा होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक, एक हो गया आपका ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या करेंगे, आपने एक जगह से गुड्स उठाया और दूसरी जगह बेच दिया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन नोन एज ट्रेड। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स का ये एक एसेंशियल पार्ट है। ओके, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो आ जाएगा जो ट्रेड को संपन्न होने में या संपूर्ण होने में बिल्कुल सहायता कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में जो आपकी सहायता प्रोवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट The activities that facilitate the purchase and sales of goods is known as auxiliary to trade. ऐसी एक्टिविटीज़ जो बाइंग और सेलिंग की काम में आपकी क्या हो रही हैं, आपको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी एक्सिलरीज टू ट्रेड हो जाएगी। अब एग्जांपल के लिए देखूं भाई, देखो क्या मैंने गुड्स खरीदना था, मैंने मशीन खरीदनी थी प्रगति मैदान से, मैं बैठा हुआ हूँ सपोज करो आगरा में, ठीक है, दिल्ली से मुझे मशीन लेनी है। ठीक है, अब मेरा क्या मन कहता है, मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे को दिल्ली जाना नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि घर बैठे बैठे ही मेरा काम हो जाए और वहाँ से मेरे को क्या कर दे, वो मेरे को मशीन मेरे बताए हुए एड्रेस पे भेज दे। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो दिल्ली वाली फर्म है ये क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। सपोज करो ट्रेड कैसे कर रही है कि इसने जो मशीन है ये खुद नहीं बना रही, ये किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदती है ना, मैन्युफैक्चरर से खरीदती है और फिर ये एंड मतलब फिर ये बेचती है। तो यहाँ पे जो हो गया, इसने क्या किया, बाइंग कर दी, और जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया ख़रीदने के लिए तो ये वो मशीन उठा के मुझे सेल कर देगी। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या कहता हूँ कि अब जैसे मैंने ये मशीन खरीदी, तो क्या ये मशीन जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें मेरे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की सहायता लेनी पड़ रही है, चलिए वो देख लेते हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले यदि सबसे पहले जब मैं उसको क्या करूँगा, उसको कांटेक्ट करूँगा, लाइक सप्लायर को कांटेक्ट करूँगा जिससे मेरे को मशीन लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अगर मैं कर रहा हूँ लाइक, तो कम्युनिकेशन में किसी भी मदद से कर सकता हूँ, लाइक मैं उसे ईमेल करूँ, है ना, टेक्स्ट भेजूँ या कॉल करूँ, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो मेरी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, तभी जाती है तो मेरी वो ट्रेडिंग वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, दूसरा है ना, दूसरी क्या मदद है मेरे लिए, दूसरी मदद ये है कि साहब मेरे पे मान लो सपोज करो फाइनेंस नहीं है वो मशीन खरीदने के लिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बैंक के पास गया, बैंक वालों से कहा कि साहब मुझे लोन दे दो 1 लाख रुपए का, जो लेट सपोज करो वो 1 लाख रुपए की मशीन थी, बैंक वालों ने मुझे लोन दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी से मेरी हेल्प हो रही। ये अगर मेरे को पैसा नहीं मिलता तो क्या मैं मशीन को ख़रीद पाता, नहीं खरीद पाता। तो ये एक्टिविटी क्या हुई, ये मेरी क्या हुई, एक तरीके से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गई। ठीक है, तीसरी कि साहब अब मेरे को घर बैठे मशीन चाहिए थी, मैं एक भी बार गया तो नहीं वहाँ पे दिल्ली, अब उसने क्या कर दिया, उसने मेरे को कोरियर कर दी वो मशीन, है ना, लॉजिस्टिक से भेज दी या कोरियर कर दी। ठीक है, अब वो मेरे पास मशीन आ गई, है ना, मशीन आ गई मेरे घर तक। ठीक है, मैंने उसको पैसा भी भेज दिया। पैसा कैसे भेज दिया, बाय IMPS कर दिया, मतलब UPI वगैरह से कर दिया। ठीक है, इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम से मैंने उसे पैसा भेज दिया। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर मैं उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता फ़ोन से, टेलीफोन से, ईमेल से, टेक्स्ट से, कैसे भी, तो क्या ये ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी है ये फुलफिल हो पाती, नहीं हो पाती। क्या मेरे पे पैसा नहीं था, बैंक मुझे पैसा नहीं देती, तो क्या हो पाती, नहीं हो पाती।
कोरियर की सर्विसेज, उसे पोस्टेज वगैरह की अगर उसे सर्विस नहीं होती उधर वहाँ पे, तो मेरे पास मशीन पहुँच जाती, ट्रेडिंग ये पूरा कंप्लीट हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, अगर मैं उसे पैसा नहीं भेजता लाइक इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम से, तो क्या मेरे पास ये मशीन आ पाती, नहीं हो पाती। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ कि बाइंग और सेलिंग हमारी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाती, बाइंग और सेलिंग सक्सेसफुल ही नहीं हो पाती ना, जस्ट बिकॉज अगर ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे हेल्प नहीं करती, तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक तरीके से क्या हो गई, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गई। ओके, समझ में आ गया? बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत इजी एग्जांपल से समझाया है। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर लेते हैं सेशन को, मतलब जल्दी जल्दी अब ख़त्म कर लेते हैं, समझा तो दिया मैं। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट इज टर्म्ड एज ट्रेड। भाई जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड इन ट्रेड। तो ये याद रखना है कि कभी कभी ऐसा होगा सर्विस वाले पार्ट को नॉट इंक्लूड करके बोल देगा, तो ये तुम्हारे को हमेशा याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड इन ट्रेड। जैसे अगर मैं दिल्ली के किसी टीचर से ऑनलाइन क्या करना पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्विस। ठीक है, तो वो कैसी हो गई मेरे लिए, वो सर्विस हो गई। ठीक है, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेड आर रेफर्स टू एज ट्रेडर्स। और जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं पीपल, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं। ये थोड़ा वैसा हो रहा है ब्लर सा, ये 2 मिनट, वेट अ मिनट, ब्लर सा हो रहा है। चलिए, पर फिर भी दिख तो रहा ही है आपको, है ना? चलिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ, पर दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। एक बार बंद करके दोबारा मिलाऊँ, खोलूँ? हाँ, वो सही है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज ट्रेड। और जो पीपल इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ट्रेडिंग बिजनेस में जो ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं, उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेड कैन बी बाइफरकेटेड एज, ट्रेड को भी बाइफरकेट कर दिया अलग अलग चीज़ों में। कैसे किया? होम ट्रेड हो गया, जो हम अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में बेचेंगे। डोमेस्टिक बाउंड्री क्या, शहर की डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं, अपनी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री में यदि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोले जाएगा, उसको होम ट्रेड बोला जाएगा। अब होम ट्रेड में भी क्या है, अब कंट्री की बाउंड्री के अंदर तो बहुत सारी बाउंड्री है, तो होम ट्रेड भी क्या है, बाइफरकेट है। होम ट्रेड में क्या आ जाएगा, लोकल ट्रेड, मतलब अपने शहर की बाउंड्री में बेच रहे हैं या लोकल एरिया में बाय और सेल कर रहे हैं, तो वो लोकल ट्रेड आ जाएगा। स्टेट की बाउंड्री में बेच रहे हैं, मतलब यदि मतलब हम एक सिंगल स्टेट में ही बेच रहे हैं, जैसे मैं यूपी में हूँ इस समय, मान लो मैं आगरा में हूँ, तो आगरा से अगर मैं बनारस में कोई सामान खरीद और बेच रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्टेट ट्रेड। ठीक है, और इसको इंट्रा स्टेट ट्रेड भी बोलते हैं, ये शब्द याद रखना है। ठीक, इंट्रा स्टेट ट्रेड मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द बाउंड्री ऑफ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट ट्रेड हो गया। देन वी हैव नेशनल ट्रेड। तो जैसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, नेशनल ट्रेड में क्या होगा, नेशनल ट्रेड में ये होगा कि आप अब स्टेट की बाउंड्री से बाहर निकल जाओगे और दूसरे स्टेट के साथ बाइंग एंड सेलिंग की जो प्रोसेस है वो कर लोगे। बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द स्टेट इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड, तो ये सब किसके पार्ट है, ये सब होम ट्रेड के पार्ट है। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में जो समझ में आ जाएगा भाई कि फॉरेन मतलब कि जब आप आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ आवर ओन, ऑफ योर ओन कंट्री बेच रहे हो, लाइक, है ना, आप अपनी जो डोमेस्टिक बाउंड्री है कंट्री की, उसके बाहर और यदि किसी के साथ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द डोमेस्टिक बॉर्डर्स ऑफ कंट्री। और इसमें क्या क्या इंक्लूड, इम्पोर्ट, यदि कोई कंट्री दूसरे, जब भी एक कंट्री दूसरे देश से क्या कर रही है, सामान मंगा रही है अपने यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। इम्पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ परचेज इन्वॉल्व है। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अदर कंट्री। एक्सपोर्ट में ऐसे ही, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या बेच रही है, माल बेच रही है, तो इसमें सिर्फ सेल अलाउड है।
सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अदर कंट्रीज, ठीक है। एक है आपका एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में क्या होगा कि लाइक ऐसा होगा कि मैंने एक देश से तो सामान खरीदा है ना, और मैंने वो खुद कंज्यूम ना करके वो किसी दूसरे देश को बेच दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में क्या होगा कि मैं ये सपोज करो यूएसए से मैं क्या ले रहा हूँ, यूएसए से सामान खरीद रहा हूँ है ना, इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इंडिया में इंपोर्ट करके मैं उसको कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं ले रहा हूँ ना, यहाँ पे किसी के लिए ले रहा हूँ, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरे देश को बेच दे रहा हूँ, दूसरे देश में किसी बैठे इंसान को। ठीक क्या हो गया, ये एंट्री पोर्ट हो गया। तो एंट्री पोर्ट में दोनों चीज़ इन्वॉल्व है। एंट्री पोर्ट इंक्लूड्स इम्पोर्ट एज इम्पोर्ट ऑल्सो, एंड एंट्री पोर्ट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू सम थर्ड कंट्री, ठीक है, किसी दूसरे देश को बेच दिया, तो ये क्या हो गया, आपका एंट्री पोर्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपको पहले पुराने पेपर्स में आ चुका है, इसी साल आया, मेरे को याद नहीं, शायद से ये EMRS के पेपर में ये पूछा था, ठीक है। एंट्री पोर्ट क्या होता है तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मैंने अपने सिंपल एग्जांपल में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो समझा दिया था, बट एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्सिस्ट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, पीपल, टाइम, फाइनेंस, रिस्क एंड इन्फॉर्मेशन। जो हमने पढ़ा, जो हमने एग्जाम्पल से देखा था, वो क्या देखा था कि हम वहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रेड हो रही थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मैं आगरा में बैठ के दिल्ली से क्या मंगा रहा था, मशीन मंगा रहा था, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही था वहाँ पे, ठीक है। बट जो बीच की जो अड़चनें हैं वो नहीं आ रही थी। बीच की अड़चनें कैसे थी भाई, प्लेस को लेके जो हिंड्रेंस पैदा हो रही थी, प्लेस को लेके क्या हिंड्रेंस पैदा हो रही थी कि भाई मैं आगरा में बैठा हुआ और मेरे को दिल्ली से माल खरीदना, तो प्लेस वाला जो बैरियर है वो रिमूव हो रहा था, यस हो रहा था। पीपल वाला बैरियर, यहाँ पे पीपल वाला कोई बैरियर था नहीं, चलो। टाइम वाला बैरियर भी रिमूव हो रहा था। फाइनेंस वाला बैरियर तो था, लाइक कि मेरे पे पैसा नहीं था तो मैंने बैंक से ले लिया था, ठीक है। रिस्क एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारे मेरे बैरियर क्या हो रहे थे, दूर हो रहे थे, और मेरे को क्या और बाइंग एंड सेलिंग ईजिली हो पा रही थी, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट से वो गुड्स मेरे पास आ रहा है, ठीक है, उसने कोरियर करवा दिया थी वो मशीन दिल्ली वाले सप्लायर ने। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो क्या कर रहा था, वो मूवमेंट हो रहा था उस मशीन का या फिनिश गुड्स मान लें उसको, ठीक है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से वो बन के मतलब जहाँ से वो बना, और टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, और जहाँ पे मेरे को वो ऑलरेडी मतलब वाकई में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हल कैसे दूर हो रहा है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने उससे कम्युनिकेट किया भाई कि मशीन चाहिए मुझे, तो कम्युनिकेशन एनेबल ईजी इंटरेक्शन बाय वन पार्टी विद द अनदर हु आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक। इट असिस्ट इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस कॉज ड्यू टू प्लेस। इट असिस्ट इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस कॉज ड्यू टू प्लेस। ये आपको ये लाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ये वाली लाइन, कि ट्रांसपोर्टेशन से और कम्युनिकेशन से कौन सी हिंड्रेंस दूर हो रही है, वो प्लेस की दूर हो रही है ना, प्लेस की हिंड्रेंस को दूर कर रहा है ट्रांसपोर्ट, है ना, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, प्लेस की हिंड्रेंस को दूर कर रहा है, पहली बात तो, है ना, पहली प्रायोरिटी पे प्लेस, ये दूसरी प्रायोरिटी पे देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट आपकी टाइम की हिंड्रेंस को दूर कर रहा है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आगरा में, ठीक है, और मुझे पहुँचना है, आज है 9 तारीख, है ना, 9 जुलाई, मुझे पहुँचना है 14 जुलाई को, क्या पहुँचना है, बनारस पहुँचना है, ठीक है। तो क्या मैं पहुँच जाऊँगा? यस, ऑलरेडी पहुँच सकता हूँ, मतलब आसानी से पहुँच सकता हूँ। कैसे कैसे, अब तो मेरे को कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन से जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेरे को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो पहले मेरे को आता है लाइक, मेरी प्रायोरिटी है मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, और 14 तक, अभी मेरे पास 5 दिन है, ठीक। तो पहली प्रायोरिटी है या तो मैं ट्रेन ले लूँ और पहुंच जाऊँ,
दूसरी प्रायोरिटी है बस ले लूँ और पहुंच जाऊं। तीसरी प्रायोरिटी है कि मैं पहले ट्रेन लूँ, है ना, पहले तो ट्रेन लूँ फिर एरोप्लेन लूँ। कहने का मतलब पहले तो ट्रेन से दिल्ली तक जाऊँ और दिल्ली से फिर एरोप्लेन में बैठ के बनारस चला जाऊँ, बनारस में एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी जो प्रायोरिटी जो हल हो रही है वो किस चीज़ की हल हो रही है यहाँ पे, जो मेरी हिंड्रेंस है वो किस चीज़ की हिंड्रेंस को दूर कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो पहली प्रायोरिटी पे जो दूर कर रहा है वो कर रहा है हमेशा प्लेस को। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या पहुंचाना है, पहुंचा रहे हैं आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ में आई? टाइम इज द सेकंड प्रायोरिटी जो हल कर रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। टाइम से कैसे पहुंचा रहा है कि लाइक यदि मुझे आज ही शाम तक पहुंचना है मान लो बनारस, 9 जुलाई को ही पहुंचना है, तो क्या मेरे लिए ये ट्रेन कारगर है? मेरे लिए ट्रेन कारगर नहीं है। क्या मेरे लिए ये बस कारगर है? नहीं है। ठीक है, क्या मेरे लिए ये फिर मेरे लिए ये वाला ऑप्शन कारगर है कि पहले मैं क्या करूं, जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़ूं और कहाँ पहुंचूं, दिल्ली पहुंचूं और दिल्ली से फिर मैं एरोप्लेन में बैठ के कहाँ पहुंच जाऊँ, बनारस पहुंच जाऊँ। तो उस केस में ये मेरी दोनों प्रायोरिटी को सॉल्व कर रहा है, हिंड्रेंस को दूर कर रहा है, प्लेस को भी और टाइम को भी। बट सबसे पहले मोस्टली हमेशा याद रखना है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो प्लेस की हिंड्रेंस को दूर करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस काय की हिंड्रेंस दूर करेगी भाई? हिंड्रेंस किस चीज़ की दूर करेगी? फाइनेंस की हिंड्रेंस को दूर करेगी। ठीक है, it help in this activity to overcome the problem of finance की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करेगी। lending, loans and credit facility, since business can't survive if funds are not available for procuring material, और बिजनेस आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा यदि आपके पास फंड्स ना हो मटेरियल खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा बैंकिंग और फाइनेंस आपकी कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, जो फाइनेंस वाली जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आएंगे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंसान क्यों लेता है? क्योंकि उसे डर रहता है कि उसका कोई माल चोरी नहीं हो जाए, उसकी दुकान में आग नहीं लग जाए, उसकी फैक्ट्री में आग नहीं लग जाए। ठीक है, बाइक चोरी नहीं हो जाए, बाइक का इंश्योरेंस ले लेता है, अपना खुद का इंश्योरेंस ले लेता है तो उसे डर रहता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क को कम करने के लिए क्या लिया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बिजनेस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रिस्क सच एज फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। इट्स असिस्ट इन कर्बिंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो रिस्क की जो रुकावट है ना, रिस्क की कमी को कोई जो पूरा करेगा वो करेगा आपका इंश्योरेंस। ठीक है, कि यदि आप इंश्योरेंस ले लेते हो तो रिस्क जो रुकावट आएगी रिस्क की वजह से वो रुकावट फिर नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अगला वेयर हाउस। इट हेल्प बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट्स अवेबिलिटी ऑफ गुड। वेयर हाउस क्या होते हैं? वेयर हाउस ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन अब क्या करती हैं जी, अलग अलग शहरों में अपने क्या बना दिए इन्होंने, वेयर हाउस बनाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे ज़्यादातर इनका माल रोजाना जाता है तो उन्होंने बड़े बड़े बीच वाले जो इंटरलिंक शहर हैं वहाँ पे बना दी, जैसे दिल्ली में बना दिया है, बेंगलोर में बना दिया है, क्योंकि भाई इंटरलिंक करने के लिए, है ना, सामान को, रूट को, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इजीली बना रहे हैं। इस वजह से इन्होंने क्या कर दी, वेयर हाउस बना रहे। तो वेयर हाउस क्या करता है कि एक तो ये करता है कि जो भी आपका स्टोरेज है, जैसे स्टोर करना है आपको गुड्स वगैरह तो स्टोर कर लेता है वेयर हाउस एक, और ये कर दे। दूसरा क्या है कि इट ऑल्सो फैसिलिटेट द अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एट अ टाइम, मतलब कि ये गुड्स आपको किसी टाइम पे, मतलब किसी इमरजेंट टाइम पे आपको अवेलेबल करा देता है। इट एग्जिस्ट इन कर्बिंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो वेयर हाउस आपकी कौन सी समस्या का हल कर रहा है, टाइम की समस्या का हल कर रहा है। कि जैसे कि आज ही की डेट में मुझे क्या चाहिए, मुझे आज ही की डेट में कोई दवाई चाहिए और वो मेरे शहर में मान लो अवेलेबल नहीं है, तो नेटमेट्स है, 1 mg है जी, इसमें इनकी सुपर फास्ट डिलीवरी भी है ना। ऐसे ही आपकी फ्लिपकार्ट पर सुपर फास्ट डिलीवरी है कि मेरे को फ़ोन चाहिए ऑनलाइन, ठीक है, तो विद इन 24 आवर्स वो मेरे को क्या करते हैं, डिलीवर कर देंगे। तो
वेयर हाउस की जो वो किस चीज़ को की हिंड्रेंस दूर कर रहा है, टाइम की। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, इट help them to increase sales and widen customer base by promoting business product or service at a wide spectrum। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, जब भी एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट की तो कहीं ना कहीं वो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए करती है। पहली चीज़, अपने जो कस्टमर बेस है उसको वाइडन करने के लिए, वाइडन करने के लिए मतलब कि कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है ना उनके साथ जुड़े, उनके प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पोटेंशियल कस्टमर जो है वो रियल कस्टमर में चेंज हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करते हैं लार्ज स्केल पे। इट इज़ अ टूल टू इन्फ्लुएंस कस्टमर, ये एक टूल है जिससे कि क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इट असिस्टेंट कर्विंग द हिंड्रेंस कॉज ड्यू टू इन्फॉर्मेशन, और ये कौन सी समस्या का दूर कर रहा है, एडवर्टीजमेंट। अब हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ आ रही है भाई, इतनी सारी कंपनियाँ, इतने सारे प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनियाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कि कौन सा प्रोडक्ट किसका सब्स्टिट्यूट है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, वो तब पता चलेगा ना। वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि जो कंपनीज़ हैं वो जगह जगह अपनी एडवर्टीजमेंट करती हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मल्टीमीडिया, आई मीन मल्टीमीडिया थ्रू मास मीडिया, है ना, और बहुत सारी तरीके हैं जिसकी वजह से ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। और एडवर्टीजमेंट की वजह से एक कस्टमर को क्या पता चलती है, इन्फॉर्मेशन पता चलती है, किसके बारे में, अबाउट द कंपनी, अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, next we have middleman, these people act as a mediator between the producer and consumer। middleman क्या है, middleman क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, उसके अंदर कोई लोग हैं लाइक कि मैन्युफैक्चर ने अपना गुड्स बनाया तो मैन्युफैक्चर ने किसको दे दिया, मैन्युफैक्चर ने मिडिलमैन को दिया, और जो प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर से एंड तक जो कंज्यूमर है उसके बीच में जो चेन है ना, उनको हम क्या कहेंगे, मिडिलमैन कहेंगे। जो मीडिएटर का काम करते हैं और गुड्स को आपके तक पहुंचाने का काम करते हैं एंड कंज्यूमर तक। दीज इंक्लूड होलसेल, रिटेलर, इट असिस्ट कर्विंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, ये कौन सी चीज़ की रुकावट को दूर कर रहा है, कर्विंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं जाना पड़ेगा आपको। यदि आप सोचिए कैसे करेगा कर्विंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, मैं ये सोचूं कि आपको मान लो कि आपको अब जैसे कि आपको केसर लेना है ना, आपको खीर बनानी थी, आपको केसर चाहिए था, तो आपको ये पता है भाई कि केसर आपका नॉर्थ इंडिया में तो पाया नहीं जाता है, नॉर्थ इंडिया में तो उसकी फसल होती नहीं है, आई मीन नॉर्थ इंडिया में तो आप उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हो, है ना, केसर मतलब सैफरॉन, है ना। तो क्या अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे साउथ इंडिया में या फिर जम्मू वगैरह की साइड इसकी फसल है, या मैं कह रहा हूँ कि साउथ इंडिया में इसकी फसल है, सपोज करो उग रहा है, या फिर हम सेब ले लेते हैं, सपोज सेब मतलब एप्पल, तो एप्पल आपको पता है कश्मीर वगैरह की साइड ही उगते हैं, है ना। अब मेरे को एप्पल खाने थे, तो क्या मैं उसको खाने के लिए कश्मीर तक जाऊँगा, नहीं जाऊँगा ना, मैं अपने पास के लोकल मार्केट में जाऊँगा और किसी भी फ्रूट सेलर से बोलूँगा मेरे को 1 किलो सेब दे, तो वो दे देगा। कैसे हो पाया जो पॉसिबल है ना, है वो ऐसा हो पाया कि हमें क्या हुआ, हमें मिडल मैन की वजह से पर्सन टू पर्सन नहीं भटकना पड़ा, है ना, समझ में आई। तो जो वहाँ का प्रोड्यूसर था, जो भी प्रोड्यूस कर रहा था, उसने ये चीज़ दे दी किसी दूसरे मिडल मैन को, दूसरे मिडल मैन ने तीसरे को दी थी, और तीसरे ने चौथे को दे दी, लाइक रिटेलर, जिससे एंड कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को इजीली खरीद पा रहा है। तो क्या जो एंड कंज्यूमर को हुआ, उसको क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग इंसान के पास नहीं भटकना पड़ा, है ना, अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस है पर्सन वाली, वो यहाँ पे दूर हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या, मार्केट स्टैंडिंग इन द सेंस कि आपकी जो कंपनी की जो वैल्यू है ना, कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ होगी, है ना,
और कंपनी में जो मार्केट शेयर है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। बिजनेस, फॉर एवरी बिजनेस गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। आपको सबको पता है कि एक चीज़ होती है गुडविल, ठीक है, और गुडविल ही ऐसी चीज़ है जो आपको धंधे में दूसरे कॉम्पिटिटर से क्या करती है, बिल्कुल एक स्टैंड आउट करती है, एक अलग दर्शाती है, ठीक है। समझ में आई? जैसे मैं दो प्रोडक्ट की बात करूँ, नाइकी और एडिडास की, तो सबको पता है कि नाइकी का जो ब्रांड है, जो ब्रांड वैल्यू है या गुडविल है, वो नो डाउट एडिडास से ज़्यादा है, ठीक है। तो जी कैसे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ उसकी गुडविल से। और गुडविल जब हम कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि जो उसका जो स्टैंड आउट पोजीशन है नाइकी की, वो कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर एडिडास से ज़्यादा है। एवरी बिजनेस मस्ट गिव क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस टू अर्न बेटर गुडविल, ठीक है। हर एक बिजनेस क्या करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, किसको देता है, कस्टमर को, ठीक है, रीजनेबल प्राइसेस पे, ताकि वो गुडविल को कमा सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है बिजनेस के, बिजनेस का सबसे पहला उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य में हमने पढ़ा कि मेरे को जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई इंसान, कोई मतलब सोल प्रोप्राइटर ही क्यों ना है, मतलब छोटी दुकान वाला, तो उसके दिमाग में ऐसा होता है, विचार ये होता है कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाए मार्केट में, ठीक है। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि ब्रांड बनाना, मार्केट में स्टैंड कर पाना, ठीक है। दूसरा है आपका इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन देखते हैं, इट मीन्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि नए नए प्रोडक्ट बनाना या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही मॉडिफिकेशन कर देना, ठीक है। एवरी बिजनेस in order to survive in a competitive environment should innovate its product और develop new ideas to tackle competition। कह रहा है कि हर एक बिजनेस, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, जब उसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द सेंस कि भाई आप इकलौते तो बिजनेस कर नहीं रहे हो, आप कोई मोनोपोली तो हो नहीं, आप एक परफेक्ट मार्केट में बैठे हुए, तो बहुत बायर हैं, बहुत सेलर हैं, बहुत लोग आप जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा या आपके प्रोडक्ट को ही कस्टमर क्यों लेगा, उसको तय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनोवेशंस करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ओके, ताकि आप कंपटीशन को टैकल कर सकें। तो जी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या कि बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, एवरी बिजनेस मस्ट एम एट इंक्रीजिंग इट प्रोडक्टिविटी थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। अब प्रोडक्टिविटी किसका मेज़र है, एफिशिएंसी का मेज़र। एफिशिएंसी मतलब कि कम से कम चीज़ों में, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या हो, काम चल जाए, आउटपुट आप ले सको। कहने का मतलब है कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना है आपको, ठीक, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस का, कि उसको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। एवरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड आल्सो फॉर ग्रोथ पर्पस, कि हर एक बिजनेस चाहता है कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेगा तो क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा मार्केट में, ठीक है, और उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। ग्रोथ कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो फिर अपने बिजनेस को फिर वो क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज मस्ट एक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड, प्लांट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं लाइक फंड्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली, ठीक है। अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से हासिल करता है, फिजिकल रिसोर्सेज जो मिलते हैं वो मिलते हैं, आप फिजिकल रिसोर्सेज में हो गए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ें होंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या, बिना पैसे के तो कोई भी धंधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है, किसी भी चीज़ के लिए उसको पैसा चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज खरीदने के लिए भी उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो ये
ऑब्जेक्टिव रहते हैं बिजनेस के, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हर एक बिजनेस की ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के प्रति चीज़ों को कंप्लीट करे। लाइक मैं ये समझ सकता हूँ कि लाइक जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं कुछ भी जो चीज़ का जो भी निर्माण कर रहा है, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है या कुछ भी किसी भी चीज़ का, वो कहीं ना कहीं समाज से कुछ ना कुछ ले रहा है ना। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को वापस से वो कुछ दे भी, ठीक है। एवरी बिजनेस मस्ट वर्क इन ए सोशली डिजायरेबल मैनर एंड कंट्रीब्यूट सम रिसोर्सेज फ्रॉम फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। वो समाज से कुछ ना कुछ लेता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को वापस करे। तो इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो समाज के लिए कुछ भी करे। लाइक समाज में अगर उसे लगता है कि जॉब्स की कमी है तो अपनी फैक्ट्री में लोगों को जॉब दी। उसे लगता है समाज में एजुकेशन की कमी है तो वो स्कूल खुलवा के लोगों को पढ़वाने का काम करवा सकता है, मतलब बच्चों को पढ़वाने का काम करवा सकता है। उसे लगता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे पॉल्यूशन फैल रहा है, तो उसको कर्व करने में वो इनिशिएशन कर सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आपको निभानी पड़ती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रिस्क। बिजनेस रिस्क को देख लेते हैं, इस चैप्टर को पूरा कर ही लेते हैं। बिजनेस रिस्क, द रिस्क कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेज एज ए रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। अब रिस्क क्या है भाई, बिजनेस में कैसी रिस्क हो सकती है। बिजनेस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव जब फुलफिल नहीं हो रहे हैं किसी न किसी कारण की वजह से, तो जो कारण है वो रिस्क बन जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना, अब प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, वही रिस्क बन जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्शन को बढ़ाना, अब उसके पीछे अगर मान लो हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो उसके पीछे जो कारण है वो क्या बन जाएगा, वो रिस्क बन जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। द रिस्क कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट, रिस्क कैसे होगा, जब हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर लॉस ही लॉस हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। ऐसे कुछ अनसर्टेन इवेंट हो गए हैं या अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गए हैं, वो क्या होंगे, वही हो आपकी बिजनेस रिस्क होगी, ठीक है। कुछ भी समझाने जैसा है नहीं, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है साहब, दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके साथ रिस्क जुड़ी ना हो, तो रिस्क का एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। इट कैन ओनली बी रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेटेड इन फुल। इसको हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, हर एक बिजनेस क्या कर सकता है, रिस्क को थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, पर ये सोच कह दो कि पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे रिस्क को, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पॉइंट बन के क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी लाइक नेचुरल कैलेमिटीज। अब कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, अनसर्टेनिटी क्या है, नेचुरल कैलेमिटी हो गई। लाइक कि कहीं पे मान लो मैंने क्या किया, मैं उत्तराखंड का रहने वाला था सपोज करो, और